100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और समय हो गया है कार्यक्रम हौसले का। आज हमारे साथ कार्यक्रम में हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित पैरा शूटिंग के मुख्य कोच, भारत के पैरालंपिक कमेटी में पैरा शूटिंग के चेयरमैन और एक्स आईटीबीपी ऑफिसर श्री जयप्रकाश नौटियाल जी। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और आमंत्रित करने के लिए। हौसले में आज हम बात करेंगे भारत में पैरा शूटिंग की वर्तमान स्थिति, चुनौतियों और संभावनाएं विषय पर। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, पैरा शूटिंग खेल के बारे में हमें संक्षेप में बताइए और भारत में इसकी क्या स्थिति है। पैरा शूटिंग जैसा कि शब्दावली में है कि शूटिंग डेफिनेटली इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। जो दिव्यांग शूटिंग करते हैं उनको पैरा शूटिंग कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि हर खेल के अपने कायदे, अपने नियम हैं। तो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के अंतर्गत रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है फॉलो करने होते हैं। तो कुछ उदाहरण दूंगा मैं आपको कि करीबन हमने 4000 से ऊपर जो पैरा एथलीट हैं उनको मेडिकली क्लासिफाई किया है। मेडिकली क्लासिफाई का मतलब होता है कि क्या वो इस खेल के लिए एलिजिबल हैं या नॉट एलिजिबल हैं। तो इनमें से एलिजिबिलिटी हुई है सिर्फ एग्जैक्टली 1002 लोगों की। उसके बाद जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस में शूटिंग और पैरा शूटिंग में सिर्फ दिव्यांगता के आधार पर अगर कुछ इक्विपमेंट लगता है, उसके अलावा नियम जो हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जो नॉर्मल शूटिंग या पैरा शूटिंग में होता है। दिव्यांगता की क्लासिफिकेशन के मानदंड क्या है पैरा शूटिंग के लिए? नॉर्मल तौर पे कहूँ तो जैसे एम्पुटेशन है कि एम्पुटेशन भी जो है अगर एंकल से ऊपर अगर आपका एम्पुटेशन है, रिस्ट है, रिस्ट से ऊपर अगर आपका एम्पुटेशन है, पंजों का सिर्फ कटना ही इस कैटेगरी में नहीं आता है। दूसरा जो बहुत ज्यादा है कि भाई अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है जिसमें कि दिव्यांगता ज्यादा है तो वो जो है इस कैटेगरी में आ सकते हैं। कई बार होता है हमें क्वेश्चंस आते हैं कि भाई मेरा 75% है या 50% है या 40% है, तो वो मापदंड नहीं है, क्योंकि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सिर्फ जो है आपको सरकारी अगर बोलूं व्यवस्थाओं के लिए और नियमों के लिए और उनकी जो है योजनाएं हैं उनके लाभ के लिए जो है ये कैटेगराइजेशन किया हुआ है। वो स्पोर्ट्स में नहीं आता है। स्पोर्ट्स का अपना ही मापदंड है और अपनी ही कैटेगराइजेशन है। और किस तरह की दिव्यांगता को इसमें लेते हैं? इसमें जो है जैसे विजुअली इम्पेयर्ड, ब्लाइंड है, वो भी शूटिंग कर सकते हैं। तो उनके लिए जो है इक्विपमेंट्स होते हैं हमारे, उनको जो है गाइड किया जाता है साउंड से। तो वो है कॉमनली हमारे पास बोला जाता है हमारा जो है स्पीच की और हियरिंग की इम्पेयरमेंट है। तो क्या वो लोग भी आते हैं कि भाई नहीं सुन सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? तो वो बिल्कुल नहीं आते हैं, वो नॉर्मल कैटेगरी में खेलते हैं। पर अब जो है क्योंकि एक डेफ ओलंपिक होता है तो वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर वो पैरा कैटेगरी में नहीं आते। भारत में पैरा शूटिंग के लिए किस प्रकार की सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, सरकार की प्रोत्साहन नीतियों के बारे में बताइए कुछ। काफी बड़ा टॉपिक है जी। मैं स्टार्ट करूंगा कि सबसे पहले तो यह है कि एक्सेसिबिलिटी हमारी थोड़ी इशू है। आप समझ सकते हैं कि आप व्हील चेयर पे हैं और जो हमारा राइफल जो चलाते हैं, राइफल में एक्चुअली हमारा इक्विपमेंट ज्यादा होता है। राइफल में हमारे जैकेट्स हैं, ट्राउजर्स हैं, हमारा ग्लव्स हैं, सीलिंग है। सेकेंडली हमारे पास क्या है, अगर आप 2 इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अलग अलग राइफलें हैं। फिर उसके बाद जो है क्योंकि हमारा जो है जो पैरा शूटिंग में है कुछ गेम बढ़े हुए हैं। गेम बढ़ने का मेरा मतलब है कि जैसे 10 मीटर जो एयर राइफल होती है उसमें हमारा प्रॉन पोजीशन है, तो उसके लिए आपको टेबल चाहिए। वो टेबल बहुत स्टडी होती है, हैवी होती है, शूज़ होते हैं आपके। तो वो सारा का सारा सामान अगर मैं लेके चलूँ तो करीबन 65 से 68 किलो हो जाता है। तो आप व्हील चेयर पे हैं और 65 से 68 किलो लेके आपने चलना है हर बार। ट्रांसपोर्टेशन एक्सेसिबल नहीं है, जगह आपके लिए एक्सेसिबल नहीं है, आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग ये सिचुएशन हो जाती है। पर हमारे पास शूटर आ रहे हैं वो इस वजह से क्योंकि जो हमारे शूटिंग रेंजेस हैं वो एक्सेसिबल बन गए हैं। तुगलकाबाद शूटिंग रेंज जो है एक्सेसिबल है, उसके तर्ज पे बाकियों ने भी थोड़ा थोड़ा एक्सेसिबिलिटी रखी है। हमारा आर्मी के साथ MOU है, तो हम लोग महू इंदौर के पास में जो जगह है वहाँ बार बार जाते हैं हम कॉम्पिटिशन्स के लिए, ट्रायल्स के लिए या कैंप के लिए। तो उसमें भी उन्होंने पूरा का पूरा जो है एक्सेसिबिलिटी का ध्यान रखा हुआ है। और सरकार की नीतियाँ डेफिनेटली हमारे लिए जो है प्रोत्साहन और ज्यादा मिला है, उससे हमारे लिए अच्छी हैं जी। उसका रीजन ये है कि जब 2015 दिसंबर मैंने पैरा शूटिंग स्टार्ट किया था, तो उससे पहले पैरा शूटिंग थी पर लेकिन 2 या 3 लोग जाते थे और आते थे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में। पर लेकिन 2015 से हम लोगों ने बहुत, जो प्रेसिडेंट थे पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया श्री राव इंद्रजीत सिंह, उन्होंने मुझे जो है खुला हाथ दिया। उन्होंने कहा कि भाई पैरा शूटिंग को हमें आगे ले जाना है। तो उसमें निरंतर बढ़ावा मिलता रहा। हम लोग टैलेंट स्काउटिंग के लिए भी गए, हम लोगों ने प्रॉपर पॉलिसीज बनाई, हमने प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस बनाए
जो लोग अगर शूटिंग कर रहे थे तो उनको पर्सनली जो है कहीं ना कहीं से उनके टेलीफोन नंबर ले करके हम लोगों ने कांटेक्ट किया, उनसे बात की, मैंने उनको कन्विंस किया। उसका रिजल्ट हमें बहुत जल्दी भी मिला कि 2017 में जो हमने पहला वर्ल्ड कप पार्टिसिपेट करने गए तो वो उसको पार्टिसिपेट करने दिया, तो उससे पहले हमारे पास वर्ल्ड कप में कोई मेडल नहीं था जी। और उसमें दोनों महिलाएं अवनी लेखरा हैं और पूजा अग्रवाल हैं, इन दोनों ने जो है सिल्वर मेडल जीता। और सिल्वर मेडल से ज़्यादा एक्चुअली वर्ल्ड में एक हलचल मचाई जी कि इंडिया में पैरा शूटिंग अब है, अगर मैं कहूँ जो आजकल कूल लैंग्वेज में करते हैं कि वी आर रेडी टू रॉक द वर्ल्ड। बहुत क्लियरली अगर मैं बात करूँ सरकार की नीतियों का, तो हमारे जो बच्चे हैं वो टॉप्स जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम कहते हैं उसमें 7 बच्चे हमारे हैं जिसमें कि हर तरह की सुविधा दी जाती है, चाहे अगर आपको इंटरनेशनल कोच चाहिए, चाहे आपको कस्टमाइज्ड स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट चाहिए, सारी चीजें जो है एक जो हाईएस्ट लेवल पे है उस पे भी है। दूसरा लेवल है हमारा NCOE जिसे हम कहते हैं नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उसमें करीबन 25 पैरा शूटर हैं वो तुगलकाबाद में जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि ये एक स्टेट सब्जेक्ट भी है। तो दोनों ने मिलकर के, स्टेट और सेंटर ने मिलकर के जो है करीबन 160 बच्चे आज जो पैरा शूटर हैं वो सरकारी नौकरियों में हैं। हमारे पास 2 तो जो है वो फर्स्ट क्लास गजेटेड पोस्ट पे हैं, अवनी लेखरा एंड निशा कंवर। मेरा कहने का मतलब है कि हर लेवल पे एग्जैक्टली जो हमारी कैश प्राइज है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, वो एबल डिसेबल दोनों के लिए बिल्कुल इक्वल है। तो वो एक प्रोत्साहित करती है कि और नंबर बढ़े। इस खेल से जुड़ी कौन सी चुनौतियां सबसे बड़ी हैं? अभी तो आपने एक्सेसिबिलिटी की बात की, उसके अलावा जो प्रशिक्षण है, जो लागत है, सुरक्षा किस प्रकार की चाहिए, इन सब बातों के बारे में बताइए हमें। सबसे पहले तो मैंने देखा कि जितने भी दिव्यांग आते हैं वो सिंपैथी, सहानुभूति के जो है शिकार होते हैं, कि वो जो है अपने आप को दिव्यांग पहले और स्पोर्ट्समैन बाद में करते हैं। तो सबसे पहला चैलेंज हमारा यही होता है कि उनको जो है स्पोर्ट्समैन बनाएं। तो इसलिए जो है मेरी तरफ से जो है हमेशा, चाहे वो एबल है या डिसेबल है, वो दोनों एक कैटेगरी में है, दैट इज़ अ स्पोर्ट्समैन कैटेगरी। क्योंकि विश्वास तो होता है उनका, क्योंकि वो नॉर्मली जो आराम से कोई चल सकता है उसके लिए एफर्ट्स लगाने होते हैं जी। खान पान में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, उनको एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। क्योंकि जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारे पास व्हील चेयर बाउंड एथलीट्स हैं जी। तो व्हील चेयर बाउंड जो पैरा शूटर्स हैं वो जब बिल्कुल एक जगह पे ही बैठे रहते हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, उनका डाइजेशन बहुत कम है, उनको स्वेटिंग नहीं होती है, उनको जो है बेड सोर होने के चांसेस होते हैं। तो ये सब चीज़ों से निकलने के लिए एक व्यवस्थित रूप से कि भाई एज ए यू आर ए स्पोर्ट्समैन, तो जो काम एक स्पोर्ट्समैन को करने हैं वो आपने भी करने हैं। आप डिपेंडेंट बहुत कम रहेंगे, आप एक्स्ट्रा नहीं जाओगे, एक्स्ट्रा रीच नहीं करोगे कि आप अपनी इंजरी बढ़ा दो, पर आप जो है अपने दिमाग और दिल दोनों को स्ट्रांग रखोगे। क्योंकि दिल से स्ट्रांग हो जाते हैं पर दिमाग कहता है कि नहीं करता हूँ। पर एज ए स्पोर्ट्समैन आपका दिमाग जो है ज़्यादा मजबूत चाहिए एज कम्पेयर टू योर हार्ट। सबसे पहला तो चैलेंज ये होता है। फिर दूसरा चैलेंज होता है हमारे पास इक्विपमेंट्स, क्योंकि बाई चांस पैरा शूटिंग या शूटिंग ऐसा इवेंट है, इसका कोई भी चीज़ जो है, मतलब चाहे वो राइफल हो, चाहे पेलेट्स हो, चाहे गोलियां हो, चाहे इवन जो है टारगेट सिस्टम हो, मैं कंज्यूमेबल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बट टारगेट सिस्टम वो इंडिया में बनता ही नहीं है, तो सारा कुछ बाहर है। तो अगर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि कहीं कोई राइफल गिर गई और टूट गई या पिस्टल गिर गई और टूट गई, उसकी रिपेयर में टाइम लगेगा और उतना हमारा टाइम जो है ख़राब होगा प्रैक्टिस के लिए। और ये जनरली होता है कि जब हम बड़े कॉम्पिटिशन्स की तैयारियां कर रहे होते हैं तो उसमें एक एक्साइटमेंट रहता है, तो एक्साइटमेंट में या टेंशन में तो कई बार चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, तो उसका भी हम ध्यान रखते हैं। हमारे पास 2 पिस्टल हो, 2 राइफल हो, 2 सेट हो हर चीज़ का, जिससे कि अगर कुछ खराबी आ भी जाती है तो हमारा परफॉर्मेंस, क्योंकि वो देश के नाम पे है, देश के लिए है जी, तो वो कहीं भी उसमें कमी ना रह जाए, तो उस बात का ध्यान रखा जाता है। जब खेल की बात होती है तो खिलाड़ियों की फिटनेस की भी बात होती है। सामान्य खेलों में भी जब फिटनेस में प्रॉब्लम आती है, इंजरीज होती है, तो उससे उबरना बहुत मुश्किल होता है। पैरा शूटिंग या पैरा खेलों में किस प्रकार से प्रशिक्षक अपने खिलाड़ियों को इंजरीज को ठीक करते हैं? यहाँ पे 1-to-1 होना बहुत जरूरी है, तो इसलिए कोच का काम जो है ज़्यादा जो है, अगर बोलूँ कि इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत क्रिटिकल हो जाता है, बहुत क्रूशियल हो जाता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको कहता हूँ कि एक यंग शूटर है और उसका जो है घुटने से नीचे कटा हुआ है जी, और जो है उस पर जो है प्रोस्थेटिक है, पर लेकिन क्योंकि वो घुटने के बिल्कुल बीचों बीच है तो वो जो है कोई भी प्रोस्थेटिक जो है ज़्यादा दिन नहीं टिकता है, वो टूट जाता है, क्रैक हो जाता है।
और वो बाई चांस जो है अगर कंपटीशन के समय क्रैक हुआ तो बार बार उसका मांस उसके बीच में आएगा, तो वो अनकंफर्टेबल होगा, दर्द ज़्यादा होगा, तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो हमें उनके इक्विपमेंट और उनकी बॉडी का भी ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा जैसे है जो व्हील चेयर पे हैं, व्हील चेयर पे भी जो है मेन की अलग प्रॉब्लम है, व्हील चेयर पे वुमेन्स की अलग प्रॉब्लम है। वुमेन्स का प्रॉब्लम ज़्यादा है। जैसे हमारे पास कई शूटर्स हैं कि फॉर एग्जांपल हमें उनकी इवन डेली रूटीन को भी मॉनिटर करना होता है। ट्रेनिंग के समय आपका ब्लैडर फुल है तो आप समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपकी बॉडी में मूवमेंट नहीं है। अगर कहूँ मैं चेस्ट से नीचे जो है मूवमेंट नहीं है, तो जब चेस्ट से मूवमेंट नहीं है तो वो फील नहीं कर पाते। तो ब्लैडर अगर फुल है तो उनको समझ नहीं आ रहा है क्या होता है। वो हमें दिखता है शूटिंग में, उनकी वाइब्रेशंस बढ़ जाती हैं। उसी तरह जो है गर्ल्स के साथ जो है अगर पीरियड्स का होता है टाइम, तो उस समय उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा जलने लग जाती है क्योंकि मूवमेंट्स नहीं है, वो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, तो डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं हो रहा है। तो उसमें क्या होता है कि उनका मूवमेंट ज़्यादा हो जाता है। और शूटिंग में आपका मूवमेंट अगर ज़्यादा हो गया, आपकी साइटें मेंटेन नहीं हो पा रही है, तो आप एक फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो हम एज ए कोच जो मैं कह रहा था कि क्रूशियल हो जाता है कि आपको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो उनकी रिकवरी जो है यही रिकवरी है उनकी, कि अगर इन चीज़ों का हमने ध्यान रख लिया तो वो आगे तक चले जाएंगे। आपने आईटीबीपी में रहते हुए शूटिंग की शुरुआत की थी, किस प्रकार से आपने शुरुआत की और सेना में किस प्रकार के अवसर हैं इस क्षेत्र में? एक्चुअली मिक्स्ड है ये। मिक्स्ड इसलिए है कि मैंने एक्चुअली नेशनल चैंपियन हो गया था मैं आईटीबीपी ज्वाइन करने से पहले। जी। मैंने एग्जैक्टली 5 सितंबर 1988 में मैंने शूटिंग शुरू की थी। जो हमारे शूटर हैं जसपाल राणा और सुभाष राणा उनके ब्रदर हैं और सुषमा राणा, इन तीनों को मैं पढ़ा रहा था। देखा मैंने कि ये लोग शूटिंग करते थे तो मुझे भी इंटरेस्ट पैदा हुआ। और इनके फादर जो है नारायण सिंह राणा बहुत अच्छे कोच हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम्हें ट्राई करना चाहिए। तो मैंने जब पहले दिन ही ट्राई किया तो शायद मैं एक गुरु भी था और साथ में जो है मतलब उनके बेटे की तरह था। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मुझे पोटेंशियल लगता है, आप करो। तो मैंने करना शुरू किया और वहाँ देखा मैंने एक डेडिकेशन से कैसे करते हैं। तो मैंने जो है शूटिंग शुरू की और तब तक मेरा ये प्रोसेस चल रहा था और मैं ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका था मेरा कि मैं असिस्टेंट कमांडेंट जो है CPOs में जो है मेरा एनरोलमेंट हो चुका है। तो मेरे पास वो खाली वक्त था तो मैंने किया और मुझे बहुत जल्दी सफलता भी मिली जी। कि मैंने दिसंबर में ही जो है जब नेशनल था, मुझे अच्छी तरह याद है 36वां नेशनल था वो और दिल्ली में ही था। तो उसमें मैंने 2 नेशनल रिकॉर्ड बनाए, 3 गोल्ड मेडल जीते मैंने। अच्छा सा लगा कि मुझे लाइमलाइट मिली। युवाणी जो है ऑल इंडिया रेडियो से मेरे घर पे आए, मेरा इंटरव्यू लिया, मेरे पिताजी का इंटरव्यू लिया और मुझे याद है 2-3 अखबारों में मेरे बारे में छपा था। तो मुझे अच्छा लगा कि अच्छा कुछ किया है। आकाशवाणी से आप तब से जुड़े हैं? तब से जुड़े हुए हैं। तो उसमें ये था कि फिर आईटीबीपी जब मैंने ज्वाइन किया तो आईटीबीपी में डेफिनेटली जो सीनियर्स ने एक चीज़ माना कि भाई एक नेशनल चैंपियन है तो इसका हमें फ़ायदा लिया जाए। और फिर एज ए ऑफिसर मुझे बागडोर मिली आईटीबीपी की टीम को मैं ट्रेन करूं प्लस पार्टिसिपेट करवाऊं। तो मैंने ऑलमोस्ट 91 से जो है आईटीबीपी की टीम को ट्रेन किया टिल मैं बोर्ड आउट हुआ ऑन मेडिकल ग्राउंड 2001 तक। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे पैराशूटिंग को लेकर? मुझे ऐसा लगता है कि 2 डेरिवेटिव्स बोले, वेरिएबल्स बोले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जो है सिंसियरिटी और दूसरा मुझे लगता है कि ऑनेस्टी, कि अगर आप बिल्कुल सिंसियर हैं कि ये काम करना चाहते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। और उसमें जो है जो ईमानदारी का मिक्सचर और मिला दिया जाए। ईमानदारी का मतलब आपके समय से भी, आपके एफर्ट्स में भी, कि आपको एफर्ट्स जो है ईमानदारी से ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। मैं हर किसी को एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं नॉर्मल 3 फीट का एक हाई जंप रख दूँ तो उसको कोई भी कर सकता है, बच्चा, छोटा सा बच्चा भी कर देता है। वो हमारे लिए जो है चैलेंज नहीं होगा। वो हमारे लिए जो है जिस लेवल पे हम जाना चाहते हैं, हो सकता है वो 3 फीट का शायद आपके छोटे से कोई ग्रुप हो उसके लिए फन के लिए ठीक होगा। पर अगर हम बात कर रहे हैं नेशनल, हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल, हम बात कर रहे हैं ओलंपिक्स पैरालंपिक्स की, हमें जो है अपना मापदंड बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारी ईमानदारी जो है उस मेहनत में उतनी चाहिए जी। सिर्फ हम ये कि मैं मेहनत करता हूँ, आपको मेहनत जो है किस लेवल की करनी है, किस लेवल पे आपको पहुंचना है, वो डिसाइड करेगी। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है सिंसियरिटी रखो, ऑनेस्टी रखो, तो वो आपको डेफिनेटली आगे लेके जाएगी। सक्सेस इज नॉट परमानेंट एंड फेलियर इज नॉट फाइनल। नेवर स्टॉप वर्किंग आफ्टर सक्सेस एंड नेवर स्टॉप ट्राइंग आफ्टर फेलियर। तो जीत आपकी निश्चित है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से
शायद मैं जो है कम से कम जो है 100 शूटर पैरा शूटर्स और जो है इंक्लूड कर पाऊँ इंडियन टीम में। बहुत बहुत धन्यवाद।